नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त और आज के करंट अफेयर्स को एमसीयू के थ्रू डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि हमने इन करंट अफेयर्स को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि न केवल इसमें करंट अफेयर्स की डिटेल्स है, बल्कि उस करंट अफेयर की जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, वो भी हमने इसके अंदर उसे इंक्लूड किया है। तो एक तरह से होलिस्टिक व्यू आपको देने वाला है। तो प्लीज़ इसे आखिरी तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने से संबंधित है? 101, 102, 103, 104। दोस्तों, इसका सही जवाब है 103। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 50% की कैप जो मंडल कमीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था कि मैक्सिमम 50% ही रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन ये 10% जो है उसके अलावा दी गई 133 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत जो है वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 15 और उस पर आर्टिकल नंबर 16 में जो है वो चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, और वहाँ सब क्लॉज 15 का 6 और 16 का 6 जो है वो ऐड किए गए। तो इस तरह से जो है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आज की तारीख में बात करें तो टोटल रिजर्वेशन जो है वो 60% है। दोस्तों, इससे रिलेटेड बाकी अमेंडमेंट एक्ट जो लिखे गए हैं 101 है। तो 101 जो है हमारा दोस्तों, वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जीएसटी जो है इसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ओबीसी कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है। और 104 जो है वो अमेंडमेंट जो है वो एससी और एसटी कैटेगरी की जो सीटें हैं उनके रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर एक्सटेंड करता है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। लेकिन उसमें ध्यान रखना कि एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन है उसको लोकसभा और स्टेट की जो असेंबली है उससे रिमूव कर दिया गया। दूसरा सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। इसका स्नो लेपर्ड का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर आता है। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आईयूसीएन की जो कैटेगरी है, जो लिस्ट है, उसके अंदर इसके स्टेटस है वल्नरेबल, और वहीं पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल 1 के अंदर आने वाले एनिमल हैं उनको हाईएस्ट जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे वो प्रोटेक्शन का लेवल कम होता चला जाएगा। स्नो लेपर्ड हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल के अंदर आता है। दूसरा स्टेटमेंट, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इज गोइंग टू ओपन इन उत्तराखंड। दोस्तों, इसी वजह से ये न्यूज़ चर्चा में रही, क्योंकि स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक कंजर्वेशन सेंटर जो है वो उत्तराखंड में ओपन होने वाला है। और इसको ओपन करने में उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यूएनडीपी, उसकी हेल्प से ये वहाँ पर ओपन करेगा। दोस्तों, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड ऐसे एरिया में पाया जाएगा जहाँ पर स्नो होगी, इसका मतलब हिली एरिया में। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो हिमालयन स्टेट है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न के जो हिमालयन स्टेट हैं जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपने स्नो लेपर्ड को कंजर्व कर लिया तो इसका मतलब आपने उसके हैबिटेट जहाँ पर वो रहता है उसको भी कंजर्व कर लिया। स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन सेंटर बनाने से 2 फायदे होंगे, न केवल स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्शन मिलेगा बल्कि इसका जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो हिमालयन रीजन जो है, हिमालयन इकोसिस्टम जो है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से इसका जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंट्री विच वर इन्वॉल्व इन मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए जापान, यूएसए चाइना, यूएसए यूके, जापान एंड चाइना। तो इसका सही जवाब है यूएसए एंड यूके। दोस्तों, ये चर्चा में क्यों रहा? अभी हाल ही में 6 अगस्त को जो है वो जापान के ऊपर जो यूएसए ने 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो एटम बम गिराए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ थी। तो उस वजह से ये सवाल चर्चा में रहा। दोस्तों, 6 अगस्त को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पर
जो है वो आपका बम गिराया लिटिल मैन, और उसी तरह से जो उन्होंने है आपका 9 अगस्त को 3 दिन बाद जापान के नागासाकी शहर पर फैट बॉय नाम का बम गिराया। ये एटम बम जो बनाए गए थे वहाँ पर जो साइंटिस्ट या जो साइंटिफिक दिमाग जो शामिल था, ये साइंटिफिक लैब जो थी, वो यूएसए और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसी के तहत वो एटम बम बने थे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे यूएसए और यूके। तो इसका पहला इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि यूएसए ने तो जापान के ऊपर बम गिराए थे, क्योंकि 1941 के अंदर जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। तो ये जवाब सही नहीं हो सकता। यूएसए एंड चाइना, ये इसलिए सही नहीं होगा कि चाइना आज के दौर में एक बहुत बड़ी पावर बनकर के उभर रहा है, लेकिन उस वक्त जापान ने चाइना के ऊपर ही अटैक किया था और यूएसए नहीं चाहता था कि जापान ऐसा करे, इसलिए जो यूएसए और चाइना एक ही तरफ थे, एक तरह से आप ये मान सकते थे, जापान उनके अगेंस्ट में था। और जापान और चाइना, क्योंकि जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया था, ये आंसर भी इसका सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। एक तरफ आपको आइलैंड दिए गए, दूसरी तरफ कंट्री दिए गए जो उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। आपको बताना है कौन सा इनमें से सही करेक्टली मैच नहीं है। रीयूनियन आइलैंड फ्रांस, बिल्कुल सही है। रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशियन के अंदर है और ये फ्रांस की टेरिटरी है। हवाई आइलैंड जापान, बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा गलत है क्योंकि हवाई आइलैंड जो है वो जापान के नहीं बल्कि वहाँ पर यूएसए का एडमिनिस्ट्रेड है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1945 के अंदर जब यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बम गिराए थे, तो उसकी जो हम रीज़न की बात करें तो 1941 को जापान ने यूएसए के जो पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, वो भी एक वजह थी। और वो पर्ल हार्बर जो है आपका हवाई आइलैंड के अंदर ही है, और हवाई आइलैंड आपके पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर है। तीसरा अगालिका आइलैंड, ये मॉरिशस, बिल्कुल सही है। इस तरह से हम कहेंगे इसका पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको मैप बता देता हूँ। ये आपका इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के अंदर ये आपका मेडागास्कर, ये अफ्रीका है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है आपका मॉरिशस, जो कि आपका इंडियन ओशियन के अंदर है। तो ये आपका मॉरिशस हो गया। अगर हम रियूनियन आइलैंड की बात करें तो ये रियूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। इसके अलावा अगालिका आइलैंड जो है आपके, ये मॉरिशस की एडमिनिस्ट्रेट इनको करता है, और ये जो आपका मॉरिशस की टेरिटरी। एक चीज़ और दोस्तों, ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि जो आपके जापान है, जापान के कुछ जहाज इंडियन ओशियन से गुजर रहे थे और उन जहाज़ों से जो है ऑयल यहाँ पर लीकेज हुआ। इस वजह से मॉरिशस ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और उन्होंने फ्रांस सरकार की हेल्प मांगी। फ्रांस सरकार, जबकि ये यहाँ पर है इंडियन ओशियन के अंदर मॉरिशस, जबकि अगर आपको ध्यान होगा तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, तो कहाँ फ्रांस और कहाँ मॉरिशस, तो कैसे हेल्प मांग सकता है। तो दोस्तों उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इनके पड़ोस में जो है ये रियूनियन आइलैंड है और ये फ्रांस की टेरिटरी है, और इसलिए मॉरिशस जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहा है। अगर हम हवाई आइलैंड की बात करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर हवाई आइलैंड है। यहाँ आपको जापान देखने को मिलेगा एक तरफ, दूसरी तरफ यूएसए। और जापान ने 1941 को जो पर्ल हार्बर जो यूएसए का सिटी था, शहर था, उस पर अटैक किया था, वो आपके हवाई आइलैंड के अंदर ही है। तो इस तरह से हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशियन के अंदर है। पांचवा सवाल है कि इन विच स्टेट थंजेवाल गोल्फ रिसोर्ट, जिसको कि डेवलप अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम, हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली जो है वो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर जो है वो थंजावाल गोल्फ रिसोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ किया गया? तो दोस्तों सही जवाब है मिजोरम। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कल या परसों के करंट अफेयर में स्वदेश दर्शन स्कीम को डिस्कस किया था कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री की है और इसके अंदर जो है वो थीम बेस्ड जो है वो सर्किट आपके डेवलप किए जाते हैं और उसी के तहत ये थंजावाल गोल्फ रिसोर्ट बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है। छठा सवाल, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था कलकत्ता की टाउन हॉल से, जो कि आपका बंगाल विभाजन था उसके अगेंस्ट था, तो उसी स्वदेशी मूवमेंट को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। और जो हैंडलूम है ये आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दोस्तों ये सारी डिटेल आपको लास्ट की 2-3 स्लाइडों में मिल जाएगी जहां पर इन्हीं सभी सवालों के एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में है। आगे चलते हैं। 7वां सवाल, नासा हैज लॉन्च परसिवरेंस रोवर मिशन टू विच प्लेनेट। नासा ने अभी एक परसिवरेंस रोवर मिशन जो है लॉन्च किया, किस प्लेनेट, किस
ग्रह के लिए किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ये मार्स के लिए नासा ने लॉन्च किया। दोस्तों मार्स पर किस तरह का जो है, क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है, या फिर वहाँ का रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है ये परसिवरेंस रोवर मिशन जो है ये लेकर के आएगा। और अगर बात करें कि ये मिशन जो है, ये जो नासा ने ये लॉन्च किया आपका परसिवरेंस रोवर मिशन, ये कहाँ पर आपका लैंड होगा? तो ये लैंड होगा जैजिरो क्रेटर जो मार्स का है उस पर ये जाकर के लैंड होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन हमें फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट होंगे मार्स के उनमें हेल्प करेगी। आठवां क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट जोराम मेगा फूड पार्क हैज बीन ऑपरेशनलाइज? कौन से स्टेट के अंदर ये जोराम मेगा फूड पार्क जो है ये ऑपरेशनलाइज किए गए? दोस्तों इसका सही जवाब भी मिजोरम है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहला मेगा फूड पार्क जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर है। इससे पहले असम के अंदर भी मेगा फूड पार्क ओपन हो चुका है जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क। दोस्तों मेगा फूड पार्क होते क्या है? मेगा फूड पार्क का मतलब है ये एक तरह का ऐसा स्टेज होता है, ऐसा मंच होता है जहां पर कि फार्मर और रिटेलर यानी कि दुकानदार इन सभी को एक ही स्टेज पर लाया जाता है ताकि वो अपना इजीली अपना सामान सेल कर सके रिटेलर को। एक चीज़ और दोस्तों, इन सब चीज़ों से फार्मर को भी बेनिफिट होगा और रिटेलर को भी। तो इसके अंदर बहुत ये एक तरह से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा, मतलब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर आपके आ गए। तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि बहुत सारे कलेक्शन सेंटर होते हैं जो फार्मर से सामान को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, फिर प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, और लास्ट में कोल्ड चेन या स्टोरेज टाइप की होती है। तो अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेगा फूड पार्क जो है ये आपके फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। नौवां सवाल, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कैग ऑफ इंडिया? कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किसे अपॉइंट किया गया? इसकी डिटेल हमने दोस्तों कल या परसों के करंट अफेयर में डिस्कस कर ली थी कि ये आर्टिकल नंबर 148 से 151 के अंदर आता है। ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो किसे अपॉइंट किया गया? दोस्तों इसके ऑप्शन है मनोज शर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू, अरविंद वर्मा और प्रदीप कुमार। सही जवाब है जीसी मुर्मू। अगर आपको ध्यान होगा तो 5 अगस्त को जीसी मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उनकी जगह जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया मनोज सिन्हा जी को, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत का जो है वो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक जो महानियंत्रक जो होते हैं, कैग। 10वां क्वेश्चन, किसान रेल स्पेशल पार्सल ट्रेन विल रन बिटवीन विच स्टेट? किसान रेल एक स्पेशल पार्सल ट्रेन है, ये किन स्टेट के बीच में रन करेगी? दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार और महाराष्ट्र के बीच में एक किसान रेल जो है वो एक स्पेशल पार्सल ट्रेन है, वो आपकी रन करेगी। अगर आपको ध्यान होगा तो ये किसान रेल जो है इस साल के बजट में अनाउंस की गई थी। दोस्तों इस किसान रेल का काम है कि जो भी पेरिसेबल आइटम जो फार्मर जैसे किसी ए प्लेस पर या कहीं पर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो पेरिसेबल है यानी कि जल्दी खराब होने वाले हैं, जैसे कि टमाटर, तो उनको जल्दी से जल्दी कोल्ड चेन तक पहुंचाया जाए या कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाया जाए या फिर मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए रेलवे ये स्पेशल ट्रेनें चलाता है जिन्हें कि किसान रेल कहते हैं, और ये पार्सल ट्रेनें जो कि उन पेरिसेबल आइटम को ले जाएगी। इससे फार्मर को जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा, और इस तरह से जो फार्मर की इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है और उनको हेल्प भी की जा सकती है। तो ये बिहार और महाराष्ट्र के बीच में रन करेगी। ये दोस्तों यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है और लास्ट में इसके आंसर की है। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।